डीएनए मित्रों, आज विश्लेषण की शुरुआत हम जिस खबर से करने जा रहे हैं उसे देखकर आप में से कई लोग हैरान होंगे। आज डीएनए में हमारा पहला विश्लेषण बिहार के एक छोटे से गांव से जुड़ा है। आप सोच रहे होंगे दुनिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इतनी बड़ी बड़ी खबरें हो रही हैं, उस सब के बीच में हम बिहार के एक छोटे से गांव पहुंच गए और वहां की खबर को हमने डीएनए की पहली खबर बनाया। आज इस खबर को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जुड़े रहिए। मैं बीच में जब संवाद करूंगा तो आपको बताऊंगा कि इस खबर को आज पहली खबर बनाने की जरूरत क्यों हुई। यह खबर उस छोटे से गांव से सिर्फ नहीं जुड़ी हुई है, यह आपसे जुड़ी हुई है, हमसे जुड़ी हुई है, देश के संविधान कानून से जुड़ी हुई है। जो लोग खुद को संविधान से ऊपर समझते हैं, आज ये उनसे जुड़ी हुई है। भरत भूषण तिवारी नाम के एक युवक के एनकाउंटर से यह जुड़ा मामला है। इस एनकाउंटर पर ना मीडिया में ज्यादा चर्चा है और ना ही विपक्ष के लिए यह कोई बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमारे लिए है। आपको लगेगा देश विदेश की, जो मैं कह रहा था, इतनी बड़ी खबरें, हॉर्मुज फिर से बंद हो गया, ट्रंप और मेलोनी में लड़ाई हो गई, हमने इससे डीएनए की शुरुआत क्यों नहीं की? लेकिन नहीं, हमने जानबूझकर आज की कवर स्टोरी बिहार में हुए एनकाउंटर को बनाया है। और ये कवर स्टोरी आज आपको बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। ये खबर आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि बिहार में एक युवक का एनकाउंटर तब कर दिया गया जब उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। यह युवक कोई हिस्ट्री शीटर नहीं था, कोई दुर्दांत अपराधी नहीं था। आज पुलिस से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि सरकारी वर्दी और पिस्तौल मिलने पर जो मर्जी वो करेंगे, जिसे मर्जी जहां मर्जी गोली मार देंगे। आज बिहार के युवक की जान गई है, कल पुलिस के बंदूक की बैरल के सामने आप और हम हो सकते हैं। मित्रों, बिहार पुलिस ने 17 जून को भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी नाम के युवक का एनकाउंटर कर दिया। वैसे तो किसी अपराधी के एनकाउंटर के बाद समाज में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लोग राहत की सांस लेते हैं। लेकिन अगर आम जनता एनकाउंटर के बाद सड़क पर आ जाए, पूरा का पूरा गांव प्रदर्शन करने उतर आए, तो सवाल खड़े होते हैं। यही वजह है कि आज इस एनकाउंटर का डीएनए टेस्ट करना बेहद जरूरी है। 17 जून को भोजपुर में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ। पुलिस इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बता रही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने सरेंडर के बाद एनकाउंटर किया। आज आपको जानना चाहिए कि इस एनकाउंटर की क्या क्या थ्योरी सामने आ रही है। आपको देखना चाहिए कि पहली गोली किसने चलाई, भरत भूषण तिवारी कौन था और उसके खिलाफ क्या कोई आपराधिक मामला दर्ज था भी या नहीं था। आज हम उस वीडियो का डीएनए टेस्ट भी करने वाले हैं जिसमें भरत तिवारी पुलिस पर गोली चला रहा है। उस वीडियो का विश्लेषण भी करेंगे जिसमें वो अपना हथियार पुलिस को सौंप रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको इस एनकाउंटर पर दो अलग अलग पक्ष के दावों को ध्यान से सुनना चाहिए। मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो अभी डीजीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है सर, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए। हम लोग का मांग है कि ये घोर अन्याय हुआ है। मान लीजिए कि एनकाउंटर है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था, तो प्रशासन को इसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए। ये नहीं कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। मतलब इस खबर को आज करते हुए, आपके सामने रखते हुए मन में बड़ी अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड की कोई फिल्म में किसी गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहनकर जिस तरीके से किसी को भी शूट कर देता है और उसको लगता है कि अब स्क्रिप्ट उसके हिसाब से चलेगी और फिल्म का क्लाइमेक्स भी उसी के हिसाब से होगा, वैसे ही लग रहा है यहां पे हो रहा है। एक व्यक्ति जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जो सरेंडर कर रहा है, उसको गोली मार दी जा रही है। सत्ता में बैठे नेतागण पुलिस को इस कार्रवाई को सही बताते हुए पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं। बिहार पुलिस कह रही है कि भरत तिवारी रुक रुक कर पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। उसने पुलिस को निशाना बनाकर फायरिंग की और रक्षात्मक कार्रवाई में पैर में गोली मारी गई। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब भरत ने अपनी पिस्टल फेंक दी थी, भरत के हथियार डालने का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उसने पुलिस के सामने अपनी पिस्टल फेंकी थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि पुलिस ने निहत्थे भरत तिवारी का एनकाउंटर क्यों किया। सरेंडर के बाद किए गए इस एनकाउंटर की पूरी क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए। यह पूरा मामला शुरू हुआ 16 जून को। पुलिस को सूचना मिली कि भरत तिवारी नाम का युवक गांव में हथियार लहरा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस खबर को
बिहार के छोटे से गांव में हुई एक घटना समझ करके अपने रिमोट पर हाथ मत रख लीजिएगा। यह व्यवस्था का सवाल है। जिनके पास में वर्दी होती है और सरकारी हथियार होता है, अगर उनकी सोच इस तरीके की बन गई तो आज गांव में कर रहे हैं, कल देश की राजधानी में करेंगे। जो मैं आपको बता रहा था, यह घटना 16 तारीख की है। जो व्यक्ति था उसके बारे में पुलिस को बताया गया कि वो हथियार लहरा रहा है। यहां पुलिस पहुंची। पुलिस और भरत तिवारी के बीच काफी देर तक बहस हुई। पुलिस अधिकारी और भरत तिवारी एक दूसरे को हथियार दिखाते रहे। इस वीडियो के सामने आने के बाद बिहार पुलिस का एक बयान भी सामने आया, जिसमें पुलिस ने बताया कि भरत तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। बयान में कहा गया कि पुलिस और मेडिकल टीम उसे नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रही है। डीएनए मित्रों, पहला विवाद यहीं से शुरू होता है। 16 जून को पुलिस की टीम भरत तिवारी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। पुलिस अगले दिन यानी 17 जून को स्पेशल टास्क फोर्स के साथ भरत तिवारी के घर पहुंची। भरत तिवारी के फेसबुक लाइव से पता चलता है कि पुलिस ने उसे घर के अंदर बंद कर दिया। भरत तिवारी ने छत से पुलिस की तरफ फायरिंग की, लेकिन इसी के बाद भरत तिवारी ने एक और फेसबुक लाइव किया, जिसमें वो खेतों के बीच जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस खेतों के बीच भरत तिवारी को घेरने के लिए खड़ी थी। पुलिस और बिहार स्पेशल टास्क फोर्स के जवान बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ तैनात थे। पुलिस और भरत तिवारी के बीच यहां करीब 15 मिनट तक बहस हुई। पुलिस भरत तिवारी को घेरे जा रही थी, लेकिन भरत तिवारी अपनी एक मांग को लेकर अड़ा था। दरअसल भरत तिवारी के परिवार और गांव वालों का दावा है कि वो एक समाज सेवी था। उसने फेसबुक प्रोफाइल पर जो वीडियोस मिले हैं वो कई मुद्दों को लेकर के मुखर था। ग्रामीणों के विस्थापन का मुद्दा उठाता था। भरत तिवारी पर इससे पहले कोई आपराधिक मामला तक दर्ज नहीं था, लेकिन 15 जून को एक फेसबुक पोस्ट के जरिए भरत तिवारी ने ऐलान किया था कि उसने नई क्रांति स्थापित करने के लिए शस्त्र उठा लिया है। इस पोस्ट के अगले दिन पुलिस उसके घर पहुंची। भरत तिवारी यहां एक अवैध पिस्तौल लेकर पुलिस को धमकी दे रहा था। डीएनए मित्रों, अवैध पिस्तौल लहराना एक गंभीर अपराध है। पिस्तौल को पुलिस पर तानना गलत है, इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इसके अगले दिन जो हुआ उसे क्या कहा जाए, यह आज आपको तय करना होगा। डीएनए मित्रों, पुलिस से बहस के अगले दिन यानी 17 जून को जब भरत तिवारी को घेरा गया तो पहले बहस हुई, लेकिन इसके बाद उसने आखिरकार अपना अवैध हथियार पुलिस के सामने डाल दिया। भरत तिवारी ने जब हथियार डाला वो उसके बाद उसके फेसबुक लाइव में रिकॉर्ड भी हुआ, लेकिन इसके बाद खबर आई कि पुलिस ने भरत का एनकाउंटर कर दिया और सरेंडर के बाद हुए इस एनकाउंटर ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये उठ रहे हैं, जब भरत तिवारी ने अपनी पिस्तौल फेंक दी थी तो फिर पुलिस ने उस पर गोली क्यों चलाई? पुलिस ने अपने बयान में यह भी बताया कि उसके पास एक ही पिस्तौल थी, यानी दूसरा कोई हथियार नहीं था, तो फिर गोली क्यों मारी गई? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि रक्षात्मक कार्रवाई में आमतौर पर गोली पैर में मारी जाती है, लेकिन एक गोली भरत तिवारी के पेट में लगी। डीएनए मित्रों, हथियार डालने के बाद भरत तिवारी ने फेसबुक लाइव बंद कर दिया था, लेकिन इसके बाद पुलिस ने कैसे उसका एनकाउंटर किया वो आपको जानना चाहिए। जी न्यूज संवाददाता एनकाउंटर स्पॉट पर पहुंचे। वहां एक चश्मदीद ने जो बताया वो आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। जो अंतिम वीडियो भरत तिवारी का सामने आया वो वीडियो यही का था और भरत तिवारी इसी जगह पर मौजूद थे और यहाँ से वो फेसबुक लाइव कर रहे थे। इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए उन्होंने यहाँ पर जो उनकी अंतिम तस्वीर सामने आई थी, उन्होंने हथियार को फेंका था और सामने पुलिस मौजूद थी, प्रशासन की टीम मौजूद थी और यही वो इलाका है जहाँ पर उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। इस इलाके में ये जो घर आपको दिख रहा है, इसी जगह की वो लड़ाई लड़ रहे थे और इसी को लेकर यहाँ पर वो पहुँचे थे। यहाँ जितने भी घर हैं सभी लोग लगभग यहाँ से दूर जा चुके थे, उन्हें हटाया जा चुका था और कुछ लोग मौजूद थे। सब पुलिस आया था, हाँ, सब लोग को मार के खेदने लगा। हम लोग को भाग कर उधर गया। वहाँ से हम लोग देखा उनको सिलेंडर बोल दिया, हथियार बिक दिया, तब उनको पकड़ लिया। फिर पकड़ के कहाँ ले गया? पकड़ के उधर ले गया, वहाँ ले जाकर वहाँ पर यहाँ पकड़ कर लेकर 2 आदमी पकड़ लिया, इधर पाछा से गोली उनको मार दिया। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस घटना के भी 2 पहलू हैं। पहला यह कि भरत भूषण तिवारी का हथियार उठाना गलत था, पुलिस पर फायरिंग करना गलत था, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी थी, क्योंकि अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो कल को इस देश में कोई भी व्यक्ति अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर हथियार उठा लेता है। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि भरत भूषण तिवारी ने हथियार डाल दिए थे, हाथ ऊपर कर लिए थे
वो कोई दुर्दांत अपराधी नहीं था, तो फिर पुलिस ने उसे गोली क्यों मारी, वो भी पेट में। आज पुलिस से सवाल पूछा जाना चाहिए कि सरकार ने आपको हथियार दिया है, आपको वर्दी दी है, तो क्या आप पुलिस मैनुअल से अलग जाकर रक्षात्मक कार्रवाई के नाम पर किसी को भी गोली मार देंगे? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि आज भरत भूषण तिवारी की जान गई है, कल को पुलिस की बंदूक की नली के सामने आप या मैं भी हो सकता हूं। आज यही सवाल भरत तिवारी के गांव वाले प्रशासन, पुलिस और सरकार से पूछ रहे हैं। लेकिन एक बार पुलिस बिहार ने अपना वही संवेदनहीन चेहरा दिखा दिया, अपना बेटा, अपना भाई, अपना साथी खोने वाले लोगों पर ही लाठियां चला दी। सरेंडर के बाद एनकाउंटर के इस मामले पर 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, लेकिन इस मसले पर बिहार में सत्ता पक्ष में दो फाड़ हो गए हैं। भरत भूषण तिवारी की मौत पर एक तरफ तो सरकार और सिस्टम से सवाल किया जा रहा है, तो वहीं इस मामले को एक नया मोड़ भी दे दिया गया है। घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी और कड़ी कार्रवाई। मैं कहूंगा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। मैं कहूंगा कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने भी सरेंडर करने के बाद जो आज मैंने दृश्य देखा है, पिस्तौल को उसने पहले चमकाया हो, गोली चलाई हो, ये गलत है, लेकिन उसने सरेंडर करके आत्मसमर्पण कर दिया और फिर उस पर उसको गोली चलाना, उस पर इनकाउंटर करना, ये पूरी तरह से दर्शाता है कि कहीं न कहीं ऐसे पुलिसकर्मी उन्होंने स्वयं हिंसा को बढ़ावा दिया है, स्वयं अपराध को बढ़ावा दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, न्याय की अदालतों से भी ऊंची एक अदालत है और वो है अंतरात्मा की अदालत। आज बिहार पुलिस प्रशासन और सरकार को खुद को अंतरात्मा की अदालत में पेश करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे युवक की जान चली गई जिसकी जान बच सकती थी। डीएनए मित्रों, हथियार फेंकने के बावजूद भरत तिवारी का एनकाउंटर करने वाली ये वही बिहार पुलिस है जो मोकामा में गैंगस्टर सोनू मोनू के घर जांच के लिए गई तो गैंगस्टर के गुर्गों से खुद अपनी चेकिंग करवा रही थी। तलाशी के लिए अपना हथियार बाहर रखकर गैंगस्टर के घर गई थी। सोचिए, गैंगस्टर के घर जब पुलिस जाती है तो इनके कपड़ों की तलाशी ली जाती है, हथियार बाहर रखवाए जाते हैं, लेकिन वही पुलिस एक ऐसे व्यक्ति का एनकाउंटर कर देती है जब उसके खिलाफ कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता, जो हिस्ट्री शीटर नहीं था, जिसने एनकाउंटर के पहले ही सरेंडर कर दिया था।